यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग श्रीनिवास, संदीप, विशाल। आज क्लास है अभिषेक दीक्षित, अविनाश, सृष्टि, सबको गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग चिन्मय, निदेश। लेट हो गई मैं आज आज जाम में फंस गई थी मुखर्जी नगर में। श्रद्धांजलि एंड ऑल, बहुत सारे कोचिंग ऑफ कर दिए गए हैं। ओके, बच्चे निकल गए हैं सब इंडिया गेट पे, हमारे जो जवान मारे गए हैं उनके लिए। चलो, गुड इवनिंग निदेश। एक्टिव पैसिव कल हमने स्टार्ट किया था। ओके, आई थिंक प्रेजेंट का किया था हमने। ओके, नाउ लेट अस मूव टू पास्ट। सिंपल पास्ट। उसी सेंटेंस का लिख लेते हैं फटाफट। अच्छा, आप भी ऑफ कर दो, ऐसा क्यों? उसी का लिख लो। ही राइट्स अ बुक का ही रोट अ बुक, ही वॉज राइटिंग अ बुक। ऑफ कैसे हो जाएगा भाई, हमारा सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। ही हैड रिटन अ बुक। ही हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे। प्रेजेंट, कल हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट किया था, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आ रहा था, पैसिव हमने इज एम आर बनाया। ओके, और सिंपल पास्ट में क्या बनेगा, वॉज या वर। वॉज या वर प्लस वी थ्री। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में तो हमने इज एम आर वी थ्री बनाया था। इसमें पास्ट आ गया, सिंपल पास्ट में वॉज वर प्लस वी थ्री, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इज एम आर बनाया था। इसका पैसिव कुछ नहीं करना है, यहां पे कर देना है वॉज वर, और आईएनजी है तो बीइंग प्लस वी थ्री। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट का हमने पैसिव बनाया था हैज या हैव, और यहाँ पे हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो पैसिव होता ही नहीं। ठीक है, वी डोंट हैव द पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो इसका बना लेते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, अ बुक। एक बुक है तो वॉज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। ओके, और इसका हो जाएगा अ बुक, एक बुक है, वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, और इसमें हैज हैव हैड आ गया तो बीन लगा के बनेगा। इसका क्या बन जाएगा, अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, और इसका तो पैसिव बनता ही नहीं। वी डोंट हैव द पैसिव ऑफ व्हाई डू वी डोंट हैव द पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने के लिए ना, जबरदस्ती नहीं बना सकती मैं। ऐसा लिखेंगे, अ बुक हैड है, फिर लगाना बुक हैड बीन बीइंग। बीन और बीइंग एक साथ नहीं आ सकता है।
आईएनजी है तो बीइंग भी लगाओगे, हैड है तो बीइंग भी लगाओगे, इसलिए एक साथ नहीं आएगा गौरव। अच्छा है ना, एक का पैसिव नहीं बन रहा है तो आपका भी काम इजी हो गया, एक का पैसिव पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। योर टास्क हैज बिकम इजियर। अच्छा, अभिषेक राणा बोल रहे मन बहुत भारी है। यस, वी पीपल सब दुखी है, एवरीबडी इज सैड, इट्स अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। एग्जाम में नहीं आता है ये। अगर ये सेंटेंस आ गया ना तो उसका पैसिव बनाने के लिए आएगा तो उसमें नन ऑफ दीज डाल देंगे। ओके, यस, नन ऑफ द अबव करके आएंगे, नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन में रहे। अभी तो एक दो सेंटेंस नन ऑफ द अबव भी आ जाता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू फ्यूचर। इसी का फ्यूचर कर रही। ही विल राइट अ बुक। ही विल बी राइटिंग अ बुक, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इसका ही विल हैव रिटन अ बुक। ही विल हैव बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे, मंडे से लिख रहा होगा। इसमें तो दो का पैसिव नहीं बनता है, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। ओके, यहाँ तो आपका और भी काम आसान है फ्यूचर में। वी डोंट हैव द पैसिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड वी डोंट हैव द पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, सिंपल फ्यूचर। ओके, ये सिंपल फ्यूचर का है, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, और ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट। और ये है ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलो, जब भी सिंपल फ्यूचर आ गया ना, उसका पैसिव, जब भी कोई मोडाल आ गया, सिर्फ सिंपल फ्यूचर ही नहीं, मोडाल भी हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, कुछ भी आ गया तो उसका बी लगा के बनाते हैं। विल और शैल, उसके बाद बी लगता है, बी ई बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मोडाल के साथ, फ्यूचर के साथ थर्ड फॉर्म। उसका क्या होगा, अ बुक विल बी रिटन बाय हिम। ठीक है, अ बुक लगा दिया आपने, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। ओके, अ बुक, विल लगा दिया, मोडाल के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ नहीं सकता है, तो बीच में बी ई बी लगा दोगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म। और इसका तो बनेगा ही नहीं, और इसमें हैज हैव हैड है तो बीन तो लगेगा, इसका पैसिव क्या लगा के बनेगा, विल शैल तो रहेगा ही, और विल और शैल के बाद हैज या हैड नहीं लगेगा, मोडाल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव लगेगा, हमेशा हैव ही लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैव है तो बीन रहेगा ही, उसके बाद थर्ड फॉर्म विल शैल रहेगा। अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हिम। ओके, ये तो हमने बेसिक किया।
हम मंडे भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, सिंस भी यूज कर सकते हैं। ओके, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि कई बुक्स में देखोगे आप लिख के दे देते ही हैड बीन राइटिंग अ बुक। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के लिए ना वो मंडे से बुक लिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्यूचर के लिए फ्रॉम ही यूज करेंगे। सिंस का भी यूज होता है, ये गलत नहीं है। मंडे से लिख रहा होगा, फ्रॉम भी कर सकते हैं। अच्छा, विशाल ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। मैम ही केप्ट मी वेटिंग, इसमें वेटिंग जीरेंड हो सकता है क्या? अभी मैं बताती हूँ। यहाँ का वेटिंग जीरेंड ही है, बट पॉजिटिव वर्ब के रूप में। उसने मुझसे वेट करवाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ काम नहीं किया, मेरे थ्रू कुछ काम हुआ, वेट करवाया। पॉजिटिव वर्ब में ना व्यक्ति खुद काम नहीं करता है, वो किसी और से काम करवाता है। तो वेटिंग तो यहाँ जीरेंड ही है। भैया आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ जीरेंड के पहले अक्सर पोजेसिव केस आता है, बट यहाँ तो मी लगा है, ऑब्जेक्टिव केस है, बट यहाँ पॉजिटिव वर्ब के रूप में है। बुक लास्ट वाला दिख नहीं रहा होगा। बुक विल हैव बीन रिटन बाय हिम। जो फ्यूचर परफेक्ट है ना, उसका लास्ट वाला देख लेना। अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हिम। चलो, ये तो हमारा बेसिक था सब। अब आगे मूव करते। क्या देखा हमने? जब भी सेंटेंस में कोई भी मोडाल आ गया, विल, शैल, शुड भी आ जाएगा। कुछ भी मोडाल आ गया तो बी लगाओ। सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया, उसका पैसिव बनाना है तो बीन लगाओगे, बीन प्लस फिर बी थ्री लगाओगे, मोडाल के साथ भी बी थ्री। और जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया, ये ध्यान रखना है कि वो आईएनजी को मेन वर्ब का काम करना है, तो उसके साथ क्या लगाओगे? बीन, बीन प्लस बी थ्री। ओके, जैसे मैंने ये लिखा, आई शैल टेक हर टू द डॉक्टर। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? आई है, शैल टेक वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट और है, डॉक्टर भी ऑब्जेक्ट है, बट ध्यान रखना है कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और हम जो अपना पैसिव बनाएंगे वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से नहीं बनाएंगे, वो हम पैसिव बनाएंगे अपने वर्ब के ऑब्जेक्ट्स। अब मुझे बताओ, शी शैल बी टेकन टू द हॉस्पिटल, शैल लगाओगे ना? शी है, फिर शैल बी टेकन टू द हॉस्पिटल बाय मी। एक ऑप्शन आपका ये आएगा, और एक ऑप्शन आएगा शी विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल बाय मी। नाउ टेल मी विच वन इज करेक्ट? शी शैल बी टेकन, या क्वेश्चन में तो शैल है, ठीक है। शी शैल बी टेकन टू द हॉस्पिटल बाय मी, और शी विल बी, ये सेकेंड वाला इज करेक्ट। बिकॉज ठीक है, आई के साथ हम जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, बट अभी हमने हर को थर्ड पर्सन को बनाया है, तो थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं। एक्टिव पैसिव में
शैल लगता है फर्स्ट और फर्स्ट पर्सन के साथ, और सेकेंड और थर्ड के साथ विल लगेगा. सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट. विल वाला, यस. शी विल बी. Srinivas asks a question. I was to catch the first train but had to cancel the program. ये तो सही लग रहा है. I was to catch, मैं कैच करने वाला था फर्स्ट ट्रेन but had to cancel the program. ये तो सही है. I was to catch the first train but मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ा. What is the error in this? This is a correct sentence. But I had to cancel, मुझे कैंसिल करना पड़ा. क्या to have caught? I have to, ये have to caught कहां से हो जाएगा? I was to have caught. This is an incorrect answer. Which book is this? I was to have caught. ये तो बिल्कुल गलत आंसर है. Which book are you following, Srinivas? Answer given was to have caught. ये कौन सी इंग्लिश है? I was to catch the first train. This is the wrong answer. Our answer given is I was to have caught. Because here the task has not been completed, Srinivas. Okay, I was to catch the first train, but I had to cancel my program. Okay. To have caught is a wrong answer. I was to have caught. Have caught mein the task has already been completed, but he hasn't caught the train. He had cancelled his program. अच्छा, from a random website. Okay. अभिषेक बोल रहे हैं शैल वाला बता दीजिए. शी है, ठीक है. मैंने लिखा था आई शैल टेक हर. आई के साथ शैल लगता है, बट यहाँ हमने हर को बनाया. शी थर्ड पर्सन है, उसके साथ शैल नहीं लगाओ, विल लगाओ. That is a wrong answer. To have caught means the task has already been completed, but this person has not completed the task because the second sentence says na कि he has cancelled his program. चलो नोट थोड़ा बेसिक और कर लेते. In sentences where we have two objects. Okay. In sentences where we have two objects, passive भी दो तरीके से बनता है. The passive is made in two different ways. जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा. ओके. एंड आई टेल यू कि दोनों अगर आ जाता है ऑप्शन में तो कैसे आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है. लिखा मैंने आई, if I say she teaches English, okay. एक क्वेश्चन है, एक वर्ड है, सेंटेंस है she teaches English, and then I say she teaches us English. she हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है. टीचर्स क्या है? वर्ब है. और ये ऑब्जेक्ट है. इस सेंटेंस में तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है. अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो पैसिव भी एक ही तरह से बनेगा. कैसे बनाओगे इसका? यहाँ पे लिखती
इसका पैसिव कैसे बनेगा? इंग्लिश को कर लो, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो इंग्लिश, और सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, टेंस नहीं बदल सकते, वॉज नहीं करोगे, इजी रहेगा। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट है। टीच का थर्ड फॉर्म, कभी कभी ना टीच का थर्ड फॉर्म टीच्ड लगा देते हैं, गलत है। देयर इज नो सच वर्ड लाइक टीच, टॉट। इंग्लिश इज टॉट बाय हर। यहां तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव भी एक ही तरीके से बनेगा। एंड देन आई से शी टीचेस अस इंग्लिश। यहां था वो इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मुझे बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है? शी टीचेस अस इंग्लिश। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इन सेंटेंसेस वेयर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, सेंटेंस जहां पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। अब मुझे बताओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? टीचेस। टीच वो क्या कर रही है? इंग्लिश। तो ये हमारा हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किसे? अस को। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके। इन सेंटेंसेस वेयर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, जहां पे हमारा दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। या तो आप इंग्लिश को पहले ले लो। अगर हम इंग्लिश को पहले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है, दोनों ऑब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों से बन सकता है। ध्यान से देखोगे आप, इंग्लिश इज टॉट, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट, अस को भी यूज करना होगा ना, तो टॉट अस नहीं होगा, टॉट टू अस। टॉट के साथ टू लगता है। इंग्लिश इज टॉट, टॉट मतलब किसी को आप टीच कर रहे हो ना, ट्रांजिटिव वर्ब है तो एक प्रेपोजिशन चाहिए, उसके बाद वर्ब। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर। एक तो ये हो गया। और दूसरा, अगर अस को लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो अस का वी बनेगा, वी आर थॉट। सिंपली डिफरेंस क्या था? इंग्लिश सिंगुलर था तो इज था, वी प्लूरल है तो आर है। इंग्लिश वी आर थॉट इंग्लिश बाय हर, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा, ठीक है। और दोनों करेक्ट है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट, दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। बट सपोज ऐसा भी हुआ है कि कई बार ऑप्शन में दोनों आ गया है, ठीक है। दोनों आ गया। आप मुझे बताओ कि ऐसे तो दोनों सही है, देख लेना। कभी कभी क्या करते हैं ना, दोनों में थोड़ा फेरबदल कर देंगे, कभी कभी इंग्लिश वॉज लगा देंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, तो वॉज तो नहीं होगा, इज होगा। अब मुझे बताओ कि अगर दोनों आ गया, तब किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको चूज करोगे? इंग्लिश डायरेक्ट है, हाँ, वर्ब का प्रभाव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। सपोज आपके पास दोनों आ गया है, इफ यू हैव बोथ द सेंटेंसेस बिफोर यू, देन विच विल यू ऑप्ट फॉर? किसके, कौन सा चूज करोगे? ऐसे तो दोनों सही है। अच्छा, विशाल ने बोला फर्स्ट वन, गौरंग ने बोला फर्स्ट वन, अविनाश ने बोला सेकेंड वन। चलो एक बार मुझे बताओ, विशाल और गौरंग फर्स्ट क्यों चुना? अभिषेक कश्यप और अविनाश दोनों बोल रहे हैं कि सेकेंड होगा, बट वाई? अपने अपने आंसर दो। ये मत समझ लेना ना कि इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है, और अस इनडायरेक्ट है तो उसको प्रायोरिटी नहीं देना है। निदेश भी फर्स्ट बोल रहे हैं, संदीप ऑल्सो सेज फर्स्ट। इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, बाकी सारा चीज सेम है। देखो ध्यान रखना है कि और कोई चीज में बदलाव नहीं है। अगर इंग्लिश वॉज रहता ना, तब तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया रहता, ठीक है। या वी के साथ वर लगा दिया था, ये ऑप्शन। टेंस, मेन प्रायोरिटी टेंस वगैरह देख लेना, बट बाकी सारा चीज सेम है। सिंपली डिफरेंस क्या है कि ये इंग्लिश से शुरू है और ये यहां से। कौन सा प्रायोरिटी दोगे? अच्छा, ओके। श्रीनिवास सेज कि किसको प्रायोरिटी देना है? अस को। और लॉजिक भी दिया है। अस, श्रीनिवास बोल रहे हैं कि अस को प्रायोरिटी देना है क्योंकि अस वर्ब के नजदीक है, और गौरंग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है। क्या लाइफ को पर क्या लिखा है? किसको प्रायोरिटी देना है? कुछ बोलना चाह रहे हैं अभिषेक?
कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं जो वर्ब के नजदीक है उसको प्रायोरिटी देना है। देखो इसमें प्रायोरिटी किसको दे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, वर्ब वाला लॉजिक नहीं है। शी टीचेस अस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है, किसे? हमें। तो इसमें क्या करता है ना, एक ऑप्शन होता है क्या, और एक ऑप्शन होता है किसे। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश पढ़ाती है, किसे? वी को। तो क्या और किसे में हमें प्रायोरिटी किसको देना है? किसे को। सेकेंड वन इज द करेक्ट। वेन, ऐसे तो दोनों सही है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट दोनों आ गया तो पर्सन को प्रायोरिटी देना है। किसे पढ़ा रहे हैं? पर्सन को, ठीक है। श्रीनिवास गिव द करेक्ट आंसर, बट इट्स नॉट दैट कि वर्ब के नजदीक है इसलिए उसको देना है। सेकेंड वन, हु इज टॉट? वी आर टॉट। सपोज यही सेंटेंस ऐसा होता, यहां तो दो ऑब्जेक्ट आ गया, सपोज द सेंटेंस ऐसा रहता, इसको पैसिव रहता, तब क्या करते? वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। अब किसको प्रायोरिटी देते? क्योंकि अभी भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, यहां तो लगातार दो ऑब्जेक्ट था ना, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं था। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्रेपोजिशन से कनेक्टेड नहीं था। बट यहां भी देखो दो ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश और ऑब्जेक्ट। अब यहां हमें क्या करना? अब हमें यहां इंग्लिश को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि ये जो हर है ये तो हमारे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, हर को नहीं देना। अब हमें अपने वर्ब वाले ऑब्जेक्ट को, क्या होगा इसका? ये पैसिव है, इसका बनाओ। हाँ, इसका बना दो पैसिव। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। हाँ तो चलो इसका बनाओ, क्या होगा? वही। हाँ, क्या होगा इसका? शी टीचेस। एक्टिव बनाना है, पैसिव है। शी टीचेस अस इंग्लिश। इसमें लगातार लगातार ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके। इसमें तो एक ही तरीके से बनेगा। चलो। ओके, जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पर्सन को प्रायोरिटी देना है। ओके। हाँ, बाय के बाद वाला डूअर है, यस। चलो, इज इट क्लियर? व्हेन यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव भी दोनों तरीके से बनेगा। अब देख लेना है कि अगर बाकी सारा टेंस वगैरह सब सेम हो और पर्सन और थिंग हो तो आप प्रायोरिटी पर्सन को दोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करूं अब दूसरा पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल रिस्पॉन्ड, जल्दी से बताओ, क्लियर अनक्लियर? अच्छा, लाइफ को लाइफ को प्रायोरिटी देना है। चलो आ जाओ। अभी तक आपने देखा कि ध्यान से सुनोगे इस बात को, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि हर जगह एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमने एक प्रेपोजिशन का यूज किया, कौन सा? बाय। बट कहीं कहीं पे कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। कहां पे? इन सेंटेंसेस वेयर वी हैव अ वेग। वेग मतलब क्या है? अनक्लियर, अस्पष्ट। इन सेंटेंसेस वेयर वी हैव अ वेग नाउन और प्रोनाउन, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन आ गया जो स्पष्ट नहीं हो, जो वेग हो, जो डेफिनेट नहीं हो, वहां पे द प्रेपोजिशन बाय इज नॉट यूज्ड।
अभी देख रही हूँ बहुत मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। He killed the dog. Which is the subject in the sentence? The subject in the sentence is he. He is the subject. Killed is the verb past tense में and dog is the object. He is also a pronoun. He भी pronoun है, but he भी निश्चित पता चल रहा है. He is a definite pronoun, personal pronoun, definite है. But somebody killed the pronoun. किसी ने sorry somebody killed the dog. किसी ने dog को मार डाला. तो somebody भी pronoun है, but somebody is vague, clear नहीं है, स्पष्ट नहीं है. somebody में कोई भी हो सकता है, he, she, कोई भी हो सकता है, but यहाँ तो he clear है. और जब definite है तो वहां पे यूज करोगे. इसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ. द डॉग वॉज किल्ड. यहां तो बाय लगेगा. द डॉग वॉज किल्ड बाय हिम. ओके, हियर विल यूज बाय. बट somebody किल्ड द डॉग. किसी ने डॉग को मारा, वो कोई भी हो सकता है. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? दैट सिंपली द डॉग वॉज किल्ड. ठीक है, द डॉग वॉज. एग्जाम में द डॉग वॉज किल्ड बाय somebody लगा के देंगे, बट somebody एक वेग प्रोनाउन है, ये गलत है. सिंपली आंसर क्या होगा? द डॉग वॉज किल्ड. यही तक आंसर. बाय somebody नहीं लगाओ. लेकिन मैंने आपके प्रीवियस पेपर में देखा है, इन्होंने क्या किया है ना, कि कई कई जगह पे देखा है, 4 ऑप्शन आपके आते हैं, तो 4 ऑप्शन में हर जगह बाय somebody बाय सम, कहीं कहीं क्वेश्चंस में इन्होंने बाय somebody को वेग नहीं माना है. कई प्रीवियस पेपर के ऑप्शंस में बाय somebody सब में लगा दिया है. वैसे तो बाय somebody नहीं होना चाहिए, वेग है, और वेग का के साथ हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं बाय. बट सपोज अगर आपके चारों ऑप्शन में बाय somebody आ गया है, तो आपको भी क्या करना है? अगर चारों ऑप्शन में बाय somebody है तो आपको भी बाय somebody मान के चलना है. ठीक है, आप अगर चारों ऑप्शन में है तो आप हटा नहीं सकते. बट ऐसा सिचुएशन आया कि जहां बाकी सारा चीज सेम है और 3 ऑप्शन में बाय somebody है और एक ऑप्शन में बाय somebody नहीं है और बाकी कोई टेंस ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो आप किसको मानोगे? जिसमें बाय somebody नहीं. ठीक है, अगर उन्होंने चारों में बाय somebody लिया है तो आपको भी मान के चलना है. ठीक है, बट 3 में बाय somebody है, एक में नहीं है और बाकी सारा ग्रामेटिकल एरर्स भी कुछ नहीं है, सब सही है. तो यू हैव टू गो फॉर द ऑप्शन जहां पे बाय somebody नहीं. ओके, कई ऑप्शन में देखा है बाय somebody ले लिया है. कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड योर. जब भी आप एक्टिव पैसिव और नरेशन बनाते हो ना, तो यू हैव टू डिसाइड योर आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. जो क्वेश्चन में ऑप्शंस अवेलेबल है उसके अनुसार आपको अपने आंसर रेडी रख. कई बार क्या होगा कि 3 में बाय somebody है और चौथा में बाय somebody नहीं है, और आपको लगेगा कि यहाँ बाय somebody नहीं है, यही आंसर होगा. हो सकता है बाय somebody नहीं हो, बट वो चौथा ऑप्शन में कुछ ग्रामेटिकल एरर है, तो आपको बाय somebody से ज्यादा प्राथमिकता ग्रामेटिकल एरर में देना. अगर ग्रामेटिकल एरर है तो वो आंसर होगा ही नहीं, तब इसी में से कुछ होगा. क्या क्या कहानी बनाए? इफ 3 में बाय somebody हो एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज हो. नहीं, हाँ, अगर नन ऑफ दीज है ना, तो नन ऑफ द दीज पे नहीं जाओगे आप. देख लेना, ऐसा इतने वेग ऑप्शंस नहीं डालेंगे. ठीक है अरविंद, इतना वेग ऑप्शन नहीं डालेंगे. 3 में बाय somebody हो ना, और नन ऑफ दीज ऑप्शन तभी होगा जब उस तीनों में बाय somebody हो और दूसरा कोई ग्रामेटिकल एरर हो. सबसे पहले आपको बाय somebody से ज्यादा प्राथमिकता देना है कि तीनों में कुछ ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है. स्टूडेंट्स को बता देना होता है. बहुत सारे ऑप्शंस में देखोगे ना, बहुत सारे ऑप्शंस में बाय somebody है ही नहीं, और बहुत सारे ऑप्शंस में चारों में बाय somebody लगा दिया है.
नन ऑफ दीज ऑप्शन तभी होगा अरविंद कि जब बाय समबडी वाला में दूसरा कुछ ग्रामेटिकल एरर हो। क्योंकि स्टूडेंट्स को ना ऑफलाइन क्लास में भी जब सेट्स करवा रही हूँ तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मैम कहीं बाय समबडी हटा दिया है, कहीं बाय समबडी रख दिया है, कैसे डिसाइड करेंगे। बाय समबडी से ज्यादा प्राथमिकता सेंटेंस के ग्रामेटिकल एरर को देखना है। अगर बाकी सारा चीज सेम है, पूरा सेंटेंस सेम है, और एक में बाय समबडी नहीं लगा है, तो जिसमें नहीं लगा है उसी को टिक करोगे अगर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ओके। ये देखो अब कहाँ कहाँ से ऑप्शन बना रहे हैं। अगर केवल दो वैलिड ऑप्शंस हो, एक में बाय समबडी हो और एक में ना हो, हाँ, बाकी सारे ऑप्शंस दो एकदम वैलिड ऑप्शंस हो, एक में बाय समबडी ना हो और एक में हो, तो आप उसी को टिक करोगे जिसमें बाय समबडी नहीं है। सब अज्यूम कर रहे हैं, अपना अपना ऑप्शन बना लिया। ओके, चलो आ जाओ। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। अच्छा, मुझे मैं प्रीवियस पेपर करवा रही थी, ठीक है, और एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्यूटी एंड ब्यूटिफिकेशन। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, और एक जगह था ब्यूटीफुल और एक जगह था ब्यूटीफुली। ये हमारा 2017 के पेपर में ऐसा कुछ था। दिस इज द, जनरली मैं आप लोगों को क्लास में बोलती हूँ ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश की ब्यूटी है। तो यहाँ मत सोच लेना ना ब्यूटी का मतलब सुंदरता वाले सेंस में। दिस इज द ब्यूटी मतलब इतनी सारी चीज है यहाँ सीखने के लिए। और ऐसा था, दिस इज द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ओके, फिल अप द ब्लैंक्स। और ऑफ लगा है, ठीक है, ऑफ लगा है, प्रेपोजिशन है, इधर आर्टिकल है, तो अंडरस्टूड हो गया। ये ब्यूटी क्या है? ब्यूटी नाउन है, और ब्यूटिफिकेशन भी नाउन है। ब्यूटीफुली हमने हमने तो ये सब कवर कर लिया, एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। इतना तो क्लियर हो गया कि द के बाद नाउन चाहिए। तो ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि एक एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। अब हमें नाउन चाहिए, और दोनों नाउन है। ब्यूटी भी नाउन है और ब्यूटिफिकेशन भी नाउन है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्यूटी, दोनों नाउन है, ब्यूटी भी नाउन है, ब्यूटिफिकेशन भी नाउन। शन शन वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। तो दिस इज द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्यूटी एंड ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटी और ब्यूटिफिकेशन में क्या डिफरेंस? अच्छा चलो मुझे बता दो कौन सा आंसर होगा। दिस इज द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट। Was this sentence we were doing 2017 का paper in the batch, and Srinivas says कि beauty होगा answer, but I want you people to tell me what is the difference between beauty and beautification. Yes, no doubt beauty is the correct answer, beauty ही होगा answer, but अच्छा, beautification sounds like a process. ठीक है, beautification is a process. Yes, you are right, but what is the exact meaning of the word beautification? ब्यूटिफिकेशन का मतलब क्या होता है बताना। ब्यूटी तो सुंदरता हो गया, ठीक है, ब्यूटी सुंदरता हो गया, यही इस आर्ग्यूमेंट की सुंदरता है। बहुत हेल्दी डिस्कशंस हो रहा है, वाद विवाद। ब्यूटिफिकेशन गोज इन सेंस ऑफ डेकोरेशन। ओके, ये तो सुंदरता हो गया, दिस इज सुंदरता, एंड दिस गोज इन सेंस ऑफ ब्यूटिफिकेशन मतलब किसी चीज को सजाना, सजावट। ओके, तो यहाँ सजावट का सेंस नहीं, ब्यूटी। अब विश्वजीत पूछ रहे हैं वाइटल का एंटोनिम क्या होगा। मैं तो बहुत सारा बता दूंगी, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, बट आप मुझे ऑप्शन दोगे तब पता चलेगा विश्वजीत। ठीक है, वाइटल का मतलब तो इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत सारा ट्रिवियल, पेटी, इनसिग्निफिकेंट, बहुत सारा चीज बता सकती हूँ, पेरिफेरल। आप मुझे ऑप्शन भेजोगे तब पता चलेगा क्या था उसमें। ओके, अर्जुन, यस। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड।
पीपल इंग्लिश बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में, और ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये। ओवर तो हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। चलो बताओ क्या होगा इसका। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करना है। पीपल भी वेग है, पीपल हमारा नाउन है। ठीक है, नाउन में भी कौन सा नाउन है, वेग, वेग वाला नाउन है, क्लियर नहीं है। पीपल में कोई भी आ सकते हैं, ही, शी, दे, इट, कुछ भी। तो इसमें क्या होगा, इंग्लिश इज, इंग्लिश को ले लिया, इंग्लिश सिंगुलर है, प्रेजेंट है, इज लगा दिया, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो कई बार सेंटेंस आया, बाय द पीपल लगा के देंगे, बट ये गलत है, क्योंकि पीपल वेग है और इसके साथ बाय प्रेपोजिशन नहीं हो। सिंपली होगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगेन वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। यहाँ वन का मतलब क्या है, एवरीबडी, हमने प्रोनाउन में पढ़ा है, हर किसी को अपने प्रोमिसेस रखने चाहिए। एवरीबडी भी वेग है, और वन यूज नहीं करोगे तो वंस को भी यूज नहीं करना है। सिंपली क्या करोगे, प्रोमिसेस शुड, शुड मोडाल है, मोडाल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता है, तो हमें बीच में क्या लगा देना, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ओके, बाय पीपल नहीं लगाओगे। विश्वजीत, आप एंटोनिम का ऑप्शन मुझे भेजो, तब मैं आंसर बताऊंगी। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट बताओ कि आपके ऑप्शन में क्या था। ओके, तो वेग वाला फंडा थोड़ा याद रखना है, देख लेना आपके पास ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, कई बार क्या करते हैं। अच्छा, इनएसेंशियल होगा, ठीक है। विश्वजीत एंटोनिम पूछ रहे हैं, ऑपोजिट पूछ रहे हैं, और क्रूशियल का मतलब तो इंपॉर्टेंट होता है, क्या वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल का मतलब भी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट, इनडिस्पेंसिबल मतलब भी इंपॉर्टेंट। इसका एंटोनिम होगा इनएसेंशियल, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनडिस्पेंसिबल का मतलब, इनडिस्पेंसिबल में इन देख के नहीं परेशान होना है, वो पॉजिटिव वर्ड है। इन इन डिस्पेंसिबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखो, हमारा रेनिन मार्टिन का जो बुक है, ओके, रेनिन मार्टिन बोलता है, ऐसे ये है देखो, द पुलिस कॉट, सॉरी, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, कैसे कैसे आपके ऑप्शन आ सकते हैं, ये सब पे ध्यान देना है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब रेनिन मार्टिन की जो बुक है हमारी इंग्लिश की, वो बोलता है कि सिंपली लिखना है द थीफ वॉज अरेस्टेड। ठीक है, इसका ऑप्शन है द थीफ वॉज अरेस्टेड। बाय द पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जो भी अरेस्ट करेगा वो तो एक पुलिस ही होगा। लेकिन मैंने आपके सीजीएल के ऑप्शंस में देखा है कि उन्होंने डाला है द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। रेनिन मार्टिन के बुक में मैंने ये देखा है, सिंपली इतना तक लिखा है द थीफ वॉज अरेस्टेड, अंडरस्टूड है कि अरेस्ट करने वाला पुलिस ही है। बट हमारे सीजीएल के ऑप्शंस में द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस आया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें तो अपने सीजीएल के आंसर के अकॉर्डिंग जाना है। सपोज दोनों आ गया, बाकी सारा चीज सेम है। अगर दोनों आ गया, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, और जैसे सीजीएल के ऑप्शन में मैंने देखा है ना कि बाय द पुलिस डाला है, तो सब में डाला हुआ था। ओके, तीनों में बाय द पुलिस था, और तीनों में बाय द पुलिस है तो आपको वही मानना है। बट अगर तीनों में बाय द पुलिस है और एक में नहीं है, तो आप इसी को मानो। ओके, अगर चारों में है तो चलो ठीक है, कि हमें अपना आंसर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखना है। रिपीटेडली बार बार मैं ये बोल रही हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। ओके, द थीफ वॉज अरेस्टेड और द थीफ वॉज अरेस्टेड, अगर बाय द पुलिस चारों में है तो ठीक है, हो सकता है एरर कुछ और का रखा होगा, बट तीन में बाय द पुलिस है और एक में नहीं है, जिसमें नहीं है उसको मानना है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो।
कई बार तो उन्होंने दे को भी वेग मान लिया है, कई सेंटेंस में मैंने देखा है। जैसे लिखा है दे हेल्प मी, दे हेल्प मी, और इसका मैं बनाऊंगी ना आई वॉज हेल्प्ड, और बस इतना ही तक छोड़ दिया। और एक ऑप्शन था, मैंने तो छोटा सेंटेंस लिखा, लेंदी था। एक ऑप्शन था दे हेल्प, ठीक है, और ऑप्शन में सिंपली लिखा था आई वॉज हेल्प, और किसी भी ऑप्शन में बाय देम नहीं था। इसका मतलब है कि उन्होंने दे को भी वेग मान लिया। दे में कोई भी हो सकता, कभी कभी तो वी को भी वेग मान लेते हैं। कहीं पे वी की जगह बाय अस लगेगा, कहीं पे नहीं भी हो। तो देख लेना है, जहां नहीं लगा है आपको भी वही मान के चलना है। हो सकता है चारों ऑप्शन में बाय देम हो। ओके, तो अगर कभी कभी बाय देम नहीं भी लगा है ना, तो ये नहीं सोचना है कि बाय देम तो है ही नहीं, ये कैसे आंसर होगा। कभी कभी कई सेंटेंस में दे को भी वेग मान लिया, वी को भी वेग मान ली। ओके, चलो शैल आई स्टार्ट। ये तो हमने बेसिक किया है अभी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंटरोगेटिव। देयर वाज वन स्टूडेंट जिसने एक, अब मुझे भी उसका देखना होगा। अच्छा, पर्सपीक्वस मीनिंग के ऑप्शन में अरविंद को डाउट है, बट पर्सपीक्वस ये मुझे शायद किसी ने पूछा है, ठीक है, और बोल रहे थे कि मैम बुक का आंसर कुछ और है। वैसे पर्सपीक्वस का मतलब होता है वेरी क्लियर, ठीक है। प्रिसाइज और क्लियर में डिफरेंस है। प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट, प्रिसाइज गोज इन सेंस ऑफ प्रिसीजन, एक्यूरेसी। ओके, और क्लियर तो स्पष्ट है, एक अलग है। एक्यूरेसी और क्लैरिटी में डिफरेंस। तो पर्सपीक्वस का क्लियर जाना चाहिए। एक बार बताना आंसर क्या है अरविंद। पर्सपीक्वस पूछा है इन्होंने। वैसे पर्सपीक्वस प्रिसाइज नहीं होता, क्लियर होता है। प्रिसाइज अलग वर्ड है। अच्छा, आंसर, हाँ आंसर अभिषेक क्लियर बता रहे हैं, बट व्हाट इज द, किसने पूछा अरविंद, आंसर बताना एक बार। शायद हाँ यस, मुझे लग रहा है, मुझे एक स्टूडेंट, किरण पब्लिकेशन वाली बुक है, उसमें स्टूडेंट दिखा रहे थे मैम प्रिसाइज दिया हुआ, प्रिसाइज आंसर नहीं है, आंसर इज क्लियर। जैसे हमने क्लियर का किया है ना कॉन्स्पिक्वस, और आपके 2017 के पेपर में ये भी आया आर्टिकुलेट, ठीक है, आर्टिकुलेट का मतलब है क्लियर। चलो लेट अस स्टार्ट विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अब अलग अलग। जल्दी से मुझे बताना, एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है? एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन का प्रोसेस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, तब तक मैं लिख रही हूं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ना वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, हु, हुम, हुज, विच, दैट, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर। यस, यस होता है। क्योंकि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां तो इन्वर्जन होगा। पहले हम हु और हु वाला करते हैं, इससे रिलेटेड दो तीन सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। चलो इसको, इस पे ध्यान दोगे थोड़ा, हु और हु वाला बच्चों को कंफ्यूज करता है, कैसे कैसे ऑप्शंस आएगा। यस, अगर हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी मैं एक्सेप्शंस डालूंगी, तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, हुम। अगर हमारा सेंटेंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है, वो भी करेंगे, हुम से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव हु लगा,
ठीक है। और हमने जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, याद होगा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस। ध्यान से समझोगे इसको, ठीक है। हु रोट द रामायणा, रामायणा को किसने लिखा, ठीक है। हु हमारे सेंटेंस का, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। और रूल क्या बताता है कि अगर हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो पैसिव बाय हुम, एक ऑप्शन में आएगा बाय हुम द रामायणा वॉज रिटन, और एक ऑप्शन में आएगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन। चलो मुझे बताओ कौन सा सही है और कौन सा सही, क्या दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। ये है द रामायणा वॉज और ये है वॉज द रामायणा। क्या हो रहा है इसमें, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और इसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। किसमें इन्वर्जन हो रहा है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया तो इसमें इन्वर्जन हो रहा है और इसमें नो इन्वर्जन। और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क है वहां इन्वर्जन होगा। ये सही है ये गलत, ओके। सेकंड सही है, सेकंड में इन्वर्जन हो रहा है, यस। चलो अब नेक्स्ट पे आओ। अब हमारे एग्जाम में किसी बच्चे ने कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह का एग्जाम दिया था, उसमें आई थिंक 20 मार्क्स का इंग्लिश था। उसमें क्या आया था, ये देखो, यही सेंटेंस था, ठीक है। सपोज मैंने लिखा हु रोट द बुक, ठीक है, ऐसा ऑप्शन था। और एक ऑप्शन में था बाय हुम, नहीं नहीं ये नहीं था, ये उनका ऑप्शन ये था, द बुक वॉज रिटन बाय हुम, ठीक है। डिफरेंस क्या था, पोस्ट ऑफिस वाले एग्जाम की बात कर रही हूं मैं। क्या था कि यहाँ पे ये सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ का बाय हुम पहले, ठीक है, और यहाँ का बाय हुम बाद में। और जो पोस्ट ऑफिस वाला एग्जाम था ना, उसमें ऐसा वाला ऑप्शन था ही नहीं, जहां पे बाय होम शुरू में यूज हो, ये वाला ऑप्शन था ही नहीं, यही वाला ऑप्शन था। तो अगर आपका ये बाय होम वाला, अगर बाय होम शुरू में ना लगे और लास्ट में लग गया और ये ऑप्शन ना रहे, ये ऑप्शन रहे, तो इसी को आप सही मानोगे, ठीक है। जब ये ऑप्शन है ही नहीं तो इसी को सही मान के चलोगे। लेकिन हमारे सीजीएल में एक दो सेट में क्या किया इन्होंने, दोनों दे दिया। अगर ये ऑप्शन नहीं रहे तो इसी को मानना है। हमारे सीजीएल में दोनों आया, बाय हुम वॉज द बुक रिटन, दोनों आ गया। अगर दोनों आ गया तो ये आंसर सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, बट इसमें तो इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है। और रूल कहता है कि अगर क्वेश्चन मार्क है तो इन्वर्जन तो होगा ही। ये रहे, इसको हम तभी मानेंगे जब ये ऑप्शन नहीं हो। अगर दोनों आ गया है तो हमें इन्वर्जन वाला को करेक्ट मानना है, ठीक है। हाँ अभिषेक, गिव मी सम टाइम, वो भी मैं करवा रही हूँ, गिव मी सम टाइम। ये तो मैं जैसे जैसे एग्जाम में कैसा कैसा आया है वो बता रही हूँ। इज इट क्लियर, सेकंड वाला बाय होम अंत में भी लगा है तो वो भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों आ गया, एक जगह बाय होम लास्ट में लगा है, एक जगह शुरू में लगा है, तो शुरू में जहां लगा है उसमें इन्वर्जन हो रहा है, रूल के अकॉर्डिंग सेकंड वाला सही है, ठीक है। एक तो ये आएगा ऑप्शन में, और दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, यू हैव टू गो बाय योर ऑप्शंस। अभी मैंने आपको बोला कि सेंटेंस अगर हु से शुरू हो रहा है, मैंने लिखा हु रोट द रामायण,
ठीक है, ये ऑप्शन डाला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हु, अगर हु को शुरू में रखते हैं, देखो हु वॉज द रामायणा रिटन बाय। कभी कभी हु वाले सेंटेंस में, अभी तो मैंने बोला कि हु वाले सेंटेंस को बाय हुम से करेंगे, बट कभी 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 हु वाला सेंटेंस हु से भी शुरू होता है, लेकिन क्या करना है, ओनली ऑन द कंडीशन कि प्रेपोजिशन को बाद में डालना है। और सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन। अब देखो दोनों सेंटेंस में, ये सेंटेंस को हम गलत नहीं साबित कर सकते। जैसे यहां तो चलो हमने गलत कर दिया इस सेंटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेपोजिशन, बट इस सेंटेंस को हम गलत नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेंटेंस में तो इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, दोनों सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि अगर प्रेपोजिशन को पहले रखना है तो उसके साथ प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस रखो, अगर प्रेपोजिशन को बाद में रखना है तो हुम नहीं रखना है, हु रखना है। दोनों सही है, ऐसा नहीं है। अब ये नहीं पूछना है कि एग्जाम में अगर दोनों आ गया तो दोनों सही है, ऐसा नहीं आएगा। बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, यहां तो हमने छांट दिया इन्वर्जन के बेसिस। ओके, इज इट क्लियर अभिषेक? क्लियर। चलो बाकी सब भी रिस्पॉन्ड करो। अगर हु रखना है शुरू में तो प्रेपोजिशन लास्ट में डाल दो, और प्रेपोजिशन के अगल बगल रखना है तो ऑब्जेक्टिव केस हुम डालना। ये तो हमने किया भी था, इंटरोगेटिव सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन। पहले तो मुझे बताओ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, क्योंकि मुझे ऐसा ही पढ़ाना होगा आपको ताकि अब जाके एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ओके, कि अगर ऐसा आए आंसर ये टिक करना, बिकॉज यू नेवर नो, आपके ऑप्शंस में कुछ भी आ सकता है। ओके, क्या है, हु डिड नॉट राइट द रामायणा नहीं हो सकता है। हु डिड राइट, नहीं, डिड राइट कहां से होगा। हु डिड राइट द रामायण। विशाल पकड़ के मैं पीटूंगी आपको, तरह तरह का ऑप्शन नहीं भेजना है और अपने आप को कंफ्यूज करना है। जो अभिषेक से इसकी रिपीट करना है, कौन सा लास्ट वाला। अगर हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट है तो मैंने क्या बताया, हु से स्टार्ट है तो बाय हुम लगाओ, ये भी सही है। बट कभी कभी हु वाले को हु से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि बाय को बाद में रखो। हु वॉज द रामायणा रिटन बाय। ठीक है, बाय अगर बाय शुरू में है तो हुम लगाना। करवा दूंगी गौरव। 12-12 क्वेश्चन, ये कौन सा हिसाब किताब लगाया है गौरव। मैम 12-12 क्वेश्चन विथ ऑप्शन, या तो 10 लगाया होता अपने कैलकुलेशंस में, या तो 15 लगाया होता। 12-12 क्वेश्चन। करवा दूंगी, हु वाला अलग से करवाऊंगी। आई थिंक इस गौरंग इज फैसिनेटेड विद द नंबर 12, 12 क्वेश्चन, 1 dozen क्वेश्चन। Now we know the rules of each chapter for practice. Where to pick the questions from. Now you go for miscellaneous Srinivas. अब चैप्टर वाइज नहीं करना है, गो फॉर मिसलेनियस। पीडीएफ्स में अभी आई विल बी प्रोवाइडिंग मोर। ठीक है, आपके बैच खत्म होने तक मैं और भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। बट व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग इंडिविजुअल चैप्टर्स, बिकॉज यू पीपल आर अडेप्ट, इंडिविजुअल तो कर लेते हो, बट द प्रॉब्लम अराइजेस जब मिसलेनियस आने लगता है। तो एट दिस जंक्शन ऑफ टाइम, अभी आपको क्या करना है, एग्जाम पास आ रहा है तो एकदम मिसलेनियस पे चला जाना है। ओके, बिकॉज जो इंडिविजुअल सेट्स होते हैं ना, उसमें तो यू पीपल आर श्योर कि हाँ जो भी गड़बड़ी है नाउन की है, वर्ब की है, बट गो फॉर मिसलेनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट माय स्टूडेंट, सबसे पहले तो उठा लेना है, प्रीवियस तो बनाना ही है। ठीक है, ये सब नहीं है प्रीवियस से रिपीट होता है, सबसे पहले प्रीवियस में अपने आप को एकदम पक्का कर लेना है, एक बार दो बार प्रीवियस बना लेना है। ओके, एंड देन गो फॉर द मॉक टेस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल।
और नो सच बुक, नो सच बुक रिक्वायर्ड, बस यू गो फॉर प्रीवियस पेपर। एंड प्रीवियस पेपर कहीं से भी किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। ओके, एंड आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिसने बुक वगैरह परचेज कर लिया, और जब बुक के क्वेश्चंस वो बनाते हैं ना, बिकॉज आई थिंक कि अब आपको बुक का एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास में हमने जो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन कर लिया, आई थिंक दैट इज सफिशियंट। ओके, एक एक चैप्टर पे जो हमने रूल्स और एक्सप्लेनेशन किया, दैट इज सफिशियंट। अब आप कोई बुक खरीद के ना फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ोगे। बुक खरीद के एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, कंफ्यूज होगे। लेकिन आपको एक्सरसाइजेस जहां से मन हो बनाओ। और देख रही हूं कि हर बुक का जो एक्सरसाइजेस है ना, सब प्रीवियस पेपर है। कितने सारे बच्चे बुक खरीद, मैम ये बुक सुना है अच्छा है, और जब वो बुक लेके आते हैं, मैंने बोला ये तो पूरा प्रीवियस पेपर है, इनके एक्सरसाइजेस ही पूरे प्रीवियस पेपर है। तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एनी बुक, प्रीवियस पेपर खरीद लो, किसी भी पब्लिकेशन का। किरण खरीदो, एमबी खरीदो, जहां का मन हो खरीद लो, बट उसको खरीदो जिसके आंसर्स ठीक है। इन्होंने बोला 25th एटलीस्ट 4 to 5 days हर वो कैप करवा दीजिए। चलो मैं देखती हूँ, क्योंकि 5th से, ठीक है, देखो 28 है आपका थर्सडे, 28 को तो चिन्मय बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फ्राइडे है, तो मैं फर्स्ट को भी आपका क्लास ले लूंगी। ठीक है, फर्स्ट को भी आपका क्लास ले लूंगी, फिर थर्ड, सेकंड थर्ड तो, हाँ यस, सब प्रीवियस पेपर का कट कॉपी पेस्ट होता है, तो इतनी बुक क्यों खरीदोगे आप? पैसे ज्यादा है आपके पास तो मेरे पास कुछ भेज देना। सब एक दूसरे का कट कॉपी होता है, कोई बैठ के ना क्वेश्चंस बनाता नहीं है, बस एक बार, इससे बेटर है 10 बुक खरीदने से। हम यूनिक क्लासेस का, यस, यूनिक क्लासेस का जो चल रहा है ना, टेस्ट सीरीज, वो अभी ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन में ही हो रहा है। मैं आप लोग को आपके ग्रुप पे भेजूंगी। ठीक है, यूनिक क्लासेस का मॉक चल रहा है, एंड मॉक्स अच्छे हैं, आप लोग को भी मैं सेंड करूंगी। मॉक्स अच्छे हैं बिकॉज मॉक टीचर का बनाया हुआ है, किसी स्टूडेंट ने नहीं बनाया, कंटेंट टीम नहीं है, टीचर को पता होता है ना कौन कौन से एरिया पे। तो व्हाट आई एम डूइंग कि, और 15 20 20 क्वेश्चन का, 25 25 क्वेश्चन का सेट नहीं दे रही हूँ बच्चों को, बोलती हूँ ना बस 25 क्वेश्चन के लिए सिर्फ आओगे, टाइम वेस्ट होगा। 100 100 का एक साथ दे देना, 100 का फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन शीट मैं कर दूंगी, आपके ग्रुप पे सेंड करूंगी। यस यस, डाल दूंगी, नहीं परेशान होना है। ये मैंने आपको बोला भी है कि ऐसा नहीं है कि बैच खत्म हो गया तो मैं इंडिया छोड़ दिया मैंने। ओके, बैच खत्म हो गया फिर भी यू पीपल आर कनेक्टेड टू मी। ओके, आप कनेक्टेड हो, कभी भी आप ग्रुप पे रहो, वो सब मिलते जाएगा। अभी हमारे पास 2 3 महीने टाइम है। ठीक है, 2 months टाइम है। चलो, हु वाला अभी मैं और सेंटेंसेस दे रही हूँ। चलो एक बार मुझे इसका बना के देना। चलो मुझे आंसर दे दो फटाफट, लिख लिख के। यस, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड टू देयर टीचर्स।
मुझे पता है, बस जितना देर विशाल जॉब नहीं लगी बस उतनी ही देर तक कनेक्टेड हो, उसके बाद एक बार जॉब लगती है सब टीचर को भूल जाते हो। अभी मैं यूनिक क्लासेस में क्लास लेने आती हूँ, मुझे अपने 2-3 स्टूडेंट मिल जाते हैं जो 2016 में एग्जाम निकाला था, तब मैं पैरामाउंट में थी। हु, चलो पहला देखते हैं, हु कैन क्वेश्चन गांधी जी इज इंटीग्रिटी। हु है, ठीक है, बाय whom कैन गांधी जी इज इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन, चलो सही बोला। ठीक है, हु है तो क्या लगाओगे? बाय whom, बाय whom। हम्म, इन्वर्जन करना होगा ना, बाय whom कैन, इन्वर्जन करना होगा। गांधी जी इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, बाय whom कैन गांधी जी इज इंटीग्रिटी। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ब है तो बी लगा लो। ओके, और हमने पढ़ा कि जहां भी मोडाल वगैरह आ गया ना, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लाने के लिए बीच में बी लाओ, क्वेश्चन मार्क। बाय whom कैन गांधी जी इज इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन। अब आ जाओ, हु टॉट यू इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसको दो तरीके से, ये संदीप ने भेजा है, इसको दो तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हु है और एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो इसका तो पैसिव दो तरीके से बनाया जा सकता है। चलो बताओ, रहने दो इसको, बताओ। हम्म, एक तो होगा बाय whom, बाय whom है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश को लेते हैं तो बाय whom इन्वर्जन करना है, बाय whom was इंग्लिश taught टू यू, ये भी सही है। ओके, और एक यू को लेते हैं तो बाय whom वर, यू के साथ वर, इंग्लिश के साथ was, बाय whom वर यू taught इंग्लिश। ओके, बिकॉज यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव भी दो तरीके से बने, इंग्लिश के साथ was लगा देना है और यू के साथ वर लगा देना, यस। whom आर यू लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब है ढूंढना, किसे ढूंढ रहे हो, और हु में तो हु से स्टार्ट होगा। चलो बताओ इसका क्या बनेगा, थर्ड वाले का। मैम बी क्यों लिया, किसमें 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 बोल रहे हो कि बी क्यों लिया, किसमें पूछ रहे हैं गौरंग? अगर फर्स्ट में पूछ रहे हैं ना, बी लगाना है ना, मोडाल, मोडाल के साथ मैं थर्ड फॉर्म नहीं ला सकती, तो बी लगाना होगा, ही हु कैन गांधी जी इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चन। जब भी मोडाल आ गया उसके साथ बी लगाना है। ही शुड गिव द बुक शुड बी गिवन, कैन बी डन, मे बी डन। चलो, हुम आर यू लुकिंग फॉर, इसका बनाओ। क्या बात है भाई, साइलेंट हो गए हैं, हुम आर यू लुकिंग फॉर। हुम आर यू, हाँ, हु आर यू, क्या है, हु आर यू बीइंग लुक्ड फॉर, क्या बना दिया, फॉर हुम आर यू बीइंग लुक्ड। ये कौन सा संदीप आपने बनाया है, फॉर हुम आर यू बीइंग लुक्ड? फॉर हुम आर यू बीइंग लुक्ड मतलब तुम्हें कौन देख रहा है, नहीं, आप किसे ढूंढ रहे हो, फॉर हुम आर यू बीइंग, आपको कोई नहीं ढूंढ रहा है संदीप, आपने मीनिंग बदला है। क्या लिखा है, हु आर यू बीइंग लुक्ड फॉर, क्या क्या बनाया है सबने, हु आर यू बीइंग लुक्ड फॉर, गलत है सृष्टि आपका भी।
whom है तो who से बनेगा, for whom नहीं बनेगा. हाँ, yes, can a sentence can start with whom. Whom did you meet? Because the preposition is at whom did you meet? It should be preceded by a preposition. No, I can start a sentence with whom also. Because look for is a phrasal verb. Whom are you looking for? This is a previous year question. For whom are you being looked? You being looked. Being looked. You being looked का मतलब आपको कौन देखा जा रहा है? जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? Whom are you looking for? आप किसे ढूंढ रहे हो? आपको कोई नहीं ढूंढ रहा. Yes, अविनाश ने आंसर सही दिया. Who is being looked for by you? अब सही दिया आंसर. ये who में who से शुरू करो. Who और who के साथ who are तो नहीं होगा ना. ये जो are लगा था किसके लिए लगा था? You के लिए लगा था. अब who are नहीं होगा. Who is और ing है तो being लगाओगे. Who is being और look का थर्ड फॉर्म looked. अगर look for मतलब ढूंढना है. अगर क्वेश्चन में for है तो इसमें भी for रहेगा. Who is being looked for by you? आपके द्वारा किसको ढूंढा जा रहा है? एक तो who is someone being looked for? Why did you use someone? Someone संदीप क्यों आपने यूज किया? कहीं तो वेग है ही नहीं, सब क्लियर कट प्रोनाउंस है. who who is being looked for by you करोगे, बीच में ये someone नहीं डालना है. तरह तरह का बनाए हैं. चलो अब नेक्स्ट वाला बनाओ, जल्दी से बनाओ दोनों, फिर एंड करती हूँ मैं. हु नोज इट? किसको पता है ये? क्या बात है भाई, आज चिन्मय भाई बहुत साइलेंट दिख रहे हैं. आज सारे भाई लोग साइलेंट बैठे हैं. हु इज बीइंग कहाँ से लगा दिया अर्वित? बीइंग कहाँ से लगा दिया? बीइंग तो तभी लगेगा ना जब आईएनजी. एंड श्रीनिवास ने बोला. चलो यही गलती बच्चे करके आ गए थे एग्जाम में. बाय हुम इज इट नोन? ठीक है, हु है तो बाय हुम लगाओगे और इन्वर्जन कर दिया. बच्चे एकदम हड़बड़ी में यही गलती करके आ गए थे, नो डाउट वो भी जाएगा गड़बड़ी, बट ये रॉन्ग है. चलो अब मुझे बताओ कि ये रॉन्ग क्यों है. हाँ, संदीप ने सही आंसर दिया. देखो हर जगह हु है, हर जगह हु है तो बाय हुम बना रहे, बट यहाँ पे बाय हुम नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? टू हुम. यहाँ बाय की जगह टू हो गया. क्यों? क्योंकि हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा है ना कि नोन के साथ कभी भी बाय नहीं होता. ऐसा बोलोगे इट इज नोन बाय मी, ये गलत है. इट इज नोन टू मी. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड नोन, नोन के साथ कभी भी बाय नहीं लगता है, नोन के साथ टू लगता है. ओके, इज इट क्लियर? टू हुम आर यू नोन? कहां से कर दिया, माय गॉड. चिन्मय बोल रहे टू हुम आर यू नोन. कहाँ यू वगैरह अपने मन से कुछ भी कर दिया. इसमें आर कहाँ है? हु नोज इट, कौन इसे जानता है? इट है ना हमारा ऑब्जेक्ट, तो टू हुम इज इट नोन. पूरा सेंटेंस को उलट फेर ही कर दिया है. टू हुम इज इट नोन? हु इनॉग्रेटेड द फेयर, तो ये तो कर ही लोगे. हु है तो जस्ट, इज इट क्लियर श्रीनिवास? ओके, डोंट यूज द वर्ड बाय, वी हैव टू यूज द वर्ड टू जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड नोन. उसका तो ठीक है. बाय हुम वॉज, मेला को किसने इनॉग्रेट किया? ओके, चलो आज तो हमने हु और हुम किया, मंडे को करेंगे डू डज डिड. सब इतनी क्यों परेशानी हो रही है हु और हुम में? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपका काम और भी आसान हो जाएगा. अभी तो मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिया ना. व्हेन यू हैव द ऑप्शंस बिफोर यू, इधर आपका काम क्लियर होगा या तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो.
बट 80% चांसेस है कि आपका काम और भी इजी हो जाएगा जब आपके पास ऑप्शन आएंगे ना, आराम से आप एलिमिनेट कर लोगे। ओके, चलो कल हम मंडे को स्टार्ट करेंगे डू डज डिड हैज हैव हैड व्हाट व्हेन, वो सबसे सारा इंटरोगेटिव खत्म करके देन वील मूव टू इम्पेरेटिव। ओके, अलग अलग प्रेपोजिशन इन्फिनेटिव्स अलग अलग वाला करेंगे। ठीक है, लेट्स एंड द क्लास टुडे। फोर्थ वाला प्लीज, फोर्थ वाला। हाँ फोर्थ वाला में कुछ नहीं करना है। बाय होम लगना चाहिए बट हम टू होम लगाएंगे। टू इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि नोन वर्ड के साथ कभी भी बाय नहीं लगता है, टू लगता है। यस, गुड नाइट एवरीबॉडी। संदीप, सृष्टि, विशाल, चिन्मय ऑल्सो गुड इवनिंग गुड नाइट, सॉरी।